गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम अपनी जो यूनिट 2 चल रही थी उसका लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है इवोल्यूशन। ठीक है। इस चैप्टर को भी अगेन शुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस का एक अच्छा खासा ओवरव्यू देने वाली हूँ। जो चीज़ें हमने सिलेबस में मेंशन की हुई है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में अपन को पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके अलग अलग थ्योरीज आई है अलग अलग टाइम पे, और उन थ्योरीज को कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं। ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब एविडेंसेस कौन कौन से हैं? पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे, कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूलर एविडेंसेस है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इवोल्यूशन में, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे अपन इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या रही होगी, कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। वेरिएशन हो सकता है कि म्यूटेशन के कारण कोई वेरिएशन आया होगा या फिर रिकॉम्बिनेशन के कारण आया होगा। फिर नेचुरल सिलेक्शन और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन के कौन कौन से टाइप्स है इनके बारे में बात करेंगे। जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ठीक है। इसके अलावा हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन एवोल्यूशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ठीक है। ये हो गई सिलेबस की बात। अब अपन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम inanimated matter which is generally thought to be have occurred on earth between लगभग 3800 से 4200 मिलियन साल पहले कोई पृथ्वी पे ऐसी चीज हुई होगी जिसमें लाइफ नहीं थी और उससे लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। फर्स्ट लाइफ इवॉल्व अबाउट लगभग 3800 से 4200 मिलियन ईयर अगो। फर्स्ट लिविंग फॉर्म का इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है। देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ लाइक बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, इसके अलावा कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बिग बैंग की थ्योरी। बिग बैंग की थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे अपने एबेल एमेट्रे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एबेल एमेट्रे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्सल ओरिजिनेटेड अबाउट 15 बिलियन ईयर अगो ड्यू टू ए थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ अ डेंस एंटिटी। ठीक है। एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कॉल्ड दिस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कॉल्ड ए बिग बैंग। ठीक है। अबाउट 4.6 मिलियन ईयर अगो द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम took place by the gaseous cloud formed due to this explosion। ठीक है। बिग बैंग की थ्योरी में कोई ये यूं बोलते हैं कि कोई थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा लगभग 4.6 मिलियन ईयर अगो। ठीक है। और फिर ये थ्योरी दी थी एबेल एमेट्रे ने। ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कौन सा साइंटिस्ट ने दी थी ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है। फादर सुरेज नाम, द ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी वाज फादर सुरेज। अकॉर्डिंग टू द बाइबल लाइफ एंड एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय द गॉड इन 6 days। फादर सुरेज था वो इसको सपोर्ट करने वाला बहुत बड़ा साइंटिस्ट मान लो कहने को। बाकी इसने क्या बोला, फादर सुरेज, फादर नाम से पता लग रहा है कि कोई धार्मिक आदमी था, चर्च में काम कर रहा था, बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज इसको था नहीं। ठीक है। तो इसने क्या बोला, और बाइबल में भी ऐसा लिखा हुआ है कि गॉड है जिसने अपना जो गॉड है इसने 6 days में पूरी लाइफ और जो चीजें आज है वैसी की वैसी ही इसने क्रिएट करी है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय अ गॉड गॉड ब्रह्मा। अकॉर्डिंग टू इट लाइफ हैज नॉट चेंज्ड एवर सिंस इट्स ओरिजिन। और अपनी जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें भी अपन यूँ बोलते हैं कि गॉड ब्रह्मा है, इसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया होगा। और जैसी आज लाइफ दिख रही है अपन को ओवर द टाइम, या फिर अपन पीछे चाहे कितने ही मिलियंस थाउजेंड्स ईयर अगो चले जाओ, वैसे ही लाइफ थी।
ठीक है जैसे कि जैसी लाइफ अभी आज जैसी है वैसी ही पहले थी, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी lacks साइंटिफिक एविडेंसेस, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। इसमें कोई भी इन्होंने साइंटिफिक तर्क नहीं दिया, ठीक है। इनके धार्मिक तर्क अपने हिसाब से इन्होंने दे दिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए और ना ही इनके पास कोई साइंटिफिक प्रमाण थे, तो इसको अपन ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद में आती है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी किसने दी थी? दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय अ रिक्टर। रिक्टर नाम का एक साइंटिस्ट था एंड सपोर्ट किया था अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने। प्रोटोप्लाज्म रीच्ड अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर और अदर सिंपल particles from from some unknown part of the universe with cosmic dust and they gave rise to various form of life, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी। द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अरेनियस। कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी किसने दी थी? अरेनियस ने दी थी। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना, कॉस्मोजोइक थ्योरी है, ठीक है। इसमें तो स्पोर के फॉर्म में ये बोल रही है कॉस्मोजोइक थ्योरी, स्पोर के फॉर्म में लाइफ अपने प्लेनेट पे आई होगी। रिक्टर नाम का साइंटिस्ट था। कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी, ये थ्योरी आरेनियस ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोल रही है? ऑर्गेनिज्म exists throughout the universe and the spores cloud freely travel through space one star to other star। स्पोर के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे लाइफ ट्रेवल कर सकती है इजीली, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन अपने आप ही मतलब लाइफ क्रिएट हुई होगी, ये थ्योरी ऐसा कुछ बोल रही है। एबायोजेनेसिस और ऑटोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं। This hypothesis was supported by ancient Greek philosopher like थेल्स एंड ये मतलब ये ग्रीक फिलोसोफर्स है अलग अलग, प्लेटो था, एरिस्टोटल था, एलेक्जेंडर था, ठीक है, या फिर थेल्स नाम का एक साइंटिस्ट था। इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, ठीक है। According to this theory, life was originated from non-living things spontaneously. They believed that the mud of the Nile River, नील नदी का मड था, क्लाउड गिव राइज फ्रॉग स्नेक्स क्रोकोडाइल जैसी चीजें वहां से ओरिजिनेट हुई होगी, ठीक है। अब नील नदी भी इनके कोई अलग ही ग्रीक ग्रीक लोगों के बहुत वो धर्म से जुड़ी रही होगी, पवित्र नदी रही होगी, जैसे अपने इधर गंगा है, ठीक है। एबायोजेनेसिस वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय वॉन हेलमोंट, ठीक है। वॉन हेलमोंट ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। ही क्लेम फॉर्मेशन ऑफ माइस। अब इसकी थोड़ी अलग ही गजब थी। वॉन हेलमोंट ने क्या बोला कि मैंने ना एक पसीने से भिगी हुई कमीज को चारे के भूसे में रख दिया, 21 दिन तक रखा, फिर उससे चूहे बन गए। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय फ्रांसिस्को रेडी, एबे लोरेंजेलो स्प्लेंजेली और इसके अलावा लुइस पास्चर, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया। एबायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव करके ये लाए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जिसको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ओरिजिनेट ऑन अर्थ only from pre-existing life. This theory rejected the theory of spontaneous generation but cannot explain origin of life. ठीक है। इस थ्योरी में इतनी तो ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी, इसने ये तो बता दिया कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का इसके बारे में नहीं बता पाई, ठीक है। टू प्रूव बायोजेनेसिस एंड टू डिसप्रूव एबायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट। सबसे पहले आया फ्रांसिस्को रेडी नाम का साइंटिस्ट, ये एक इटालियन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया? ही टुक कुक मीट इन 3 jars। 3 जार लिए, इन तीनों जार में इसने कुक मीट को रखा, ठीक है। One was uncovered, the second was covered with parchment membrane and third was airtight। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं ये 3 जार लिए हैं इसने, इन तीनों जार में कुक्ड मीट रखा है, ठीक है। अब ये पहले वाले जार को इसने खुला छोड़ दिया, सेकंड वाले जार को इसने parchment मेम्ब्रेन से कवर कर दिया और थर्ड वाले जार को इसने एयर टाइट रखा है,
ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट मेगोट्स मतलब मक्खियों के वो लार्वा टाइप स्टेज कुछ डेवलप्ड ओनली इन अनकवर्ड जार, व्हाइल मेगोट्स कुड नॉट डेवलप इन द मेट इन द क्लोज्ड जार। जो खुला जार था वहां पे तो ये मक्खियां मेगोट्स थे वो डेवलप कर गए। ओपन कंटेनर था, फॉर्मेशन ऑफ मेगोट्स इन मीट। ये कॉक्सिल कंटेनर है, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ मेगोट्स इन मीट। और ये गोस कवर्ड कंटेनर है, यहाँ पे भी कोई मेगोट्स का फॉर्मेशन बन नहीं पाए जो मीट था वहां पे, ठीक है। अब दिस प्रूव दैट लार्वा वर फॉर्म्ड फ्रॉम एग लेड बाय द फ्लाइज इन द ओपन जार, ठीक है। ओपन जार में भी क्यों मक्खियां आई होगी, क्योंकि मक्खियों के लार्वा रह गए होंगे, यहाँ पे मक्खियां बन गई होंगी, ठीक है। सिंस द मीट इन क्लोज जार कुड नॉट बी विजिटेड बाय फ्लाइज, यहाँ पे जो क्लोज जार थे ये वाले दोनों, एक तो पूरा क्लोज एक पार्शियली क्लोज था पर्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, यहाँ पे मक्खियां अपने लार्वा नहीं दे पाई और मेगोट्स डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है। नो लार्वा कुड बी डेवलप्ड, देयरफॉर लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये चीज भी शो कर रही है कि पहले से लाइफ हुई हुई होगी, उसी से नई लाइफ क्रिएट हुई है। ये तो अपनी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का फर्स्ट साइंटिस्ट आया। सेकंड आया एल स्प्लेंजेनी, ठीक है। इसने ये भी इटालियन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया कि ना, ही बॉइल्ड वेजिटेबल एंड मीट टू प्रिपेयर a sterilized nutritive soup, and he kept some of it in air-sealed flask and some in loosely corked flask. He observed that the soup in sealed flask remained sterile while microorganisms appear in the soup in loosely corked flask. Thus, even microorganisms were formed from pre-existing ones in the air rather than spontaneously. स्प्लेंजेनी ने भी यही बोला कि ये देखो जो इसने सील कर रखा है वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कि नहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो इसने सील्ड नहीं कर रखे हैं वहां पे अपन को ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कवर नहीं किया तो यहाँ पे अपन को ग्रोथ देखने को मिल गई, यहाँ पे इसने अच्छे से कवर कर दिया तो यहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। ऐसे ही आगे आता है लुइस पास्चर नाम का साइंटिस्ट। पास्चर की एक थ्योरी थी जो उसके टाइम में अलग ही पॉपुलर हुई थी, जो कि थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है। जर्म थ्योरी एंड ही डिस और जर्म थ्योरी बोलते हैं इसको, एंड ही डिस्प्रूव एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए इसने अपना एक्सपेरिमेंट लाया। ही प्रिपेयर्ड स्टेरिलाइज्ड सिरप और sugar and yeast by boiling them in flask. He took 2 flasks, 2 फ्लास्क लिए इसने, one of broken neck and another covered neck. एक तो टूटी हुई गर्दन का फ्लास्क था जो कि आपको यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में दिख रहा होगा ये वाला, और एक था कि जिसकी गर्दन सही सलामत है, ठीक है। स्वान नेक का फ्लास्क लिया इसने। नो लाइफ अपीयर इन स्वान नेक फ्लास्क बिकॉज जर्म लेड एंड डस्ट particle in the air were trapped in the covered neck, which serves as filter, while in the broken neck flask colonies of microorganisms were developed. अब देखो ये जो लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, इसमें जो इसने स्वान नेक वाला फ्लास्क लिया वहां पे कोई भी आगे लाइफ जनरेट नहीं हो पाई। लेकिन अगर यदि इसने इसकी गर्दन को तोड़ दिया डायरेक्टली, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है तो यहाँ पे लाइफ जनरेट हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रिमूव द नेक एंड लेट इट सिट। रिमूव को या तो अपन ने नेक को रिमूव कर दिया या फिर इसको अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ले आए। अपन यहाँ से डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना तो भी इसमें लाइव देखने को मिली है, लाइफ अपन को देखने को मिली, ठीक है। बैक्टीरियाज यहाँ पे भी ग्रो कर गए। ये अपन ने बायोजेनेसिस को बायोजेनेसिस की थ्योरी देने वाले 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। तीनों की बात एक ही है कि जो क्लोज चीजें थी उनमें लाइफ जनरेट नहीं हो पाई, जो ओपन थी एनवायरनमेंट से कनेक्ट थी वहां पे लाइफ का जनरेशन हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज फॉर्मुलेटेड बाय हिकल नाम का साइंटिस्ट था, इसने ये दिया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन एंड हाल्डन नाम के साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड बोर्न इंडियन साइंटिस्ट था ये। ओपेरिन थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ।
ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपेरिन की थ्योरी पब्लिश हो गई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स। ओपेरिन थ्योरी को ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एबायोजेनेसिस is based on artificial synthesis, so also called as artificial synthetic theory। ओपेरिन की थ्योरी को अपन आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। इसकी थ्योरी कहाँ पे पब्लिश हुई? ओपेरिन की ही बुक थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। और जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ थी, इसको प्रपोज करने वाले, मतलब इस थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक ओपेरिन था, एक हार्डन था। ठीक है। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर ऑफ ओशियन, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ लाइफ। इनका क्या मानना था कि पहली कोई लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी ओशियन के वाटर में हुई होगी। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर ये अपन को ओरिजिन ऑफ लाइफ देखना है तो वहां पे पानी तो होना चाहिए। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। मून पे लाइफ इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पे वाटर नहीं है। एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्री O2 was absent, so first life was anaerobic। अब जब जिस टाइम लाइफ का ओरिजिन हुआ था वहाँ उस टाइम फ्री ऑक्सीजन अपने पास प्रेजेंट नहीं थी। मतलब फर्स्ट लाइफ में जो भी ऑर्गेनिज्म बने होंगे वो एनारोबिक टाइप के थे। यहाँ तक की बात क्लियर है। इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर फ्री ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट बट complete oxygen consumed in the composition, so primitive atmosphere of earth was reducing nature था उस टाइम अपने एनवायरनमेंट का। ठीक है। मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, केमिकल evolution that is chemogeny, and biological evolution that is biogeny। फोर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ अराइजेज आर, कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में लाइफ उत्पन्न हो, जीवन उत्पन्न हो, उसके लिए फोर बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर विद लिटिल और नो ऑक्सीजन। ठीक है। इसके अलावा राइट केमिकल का वो जो कंपोजिशन उस टाइम में था वो भी अपन को चाहिए, इंक्लूडिंग वाटर भी था वहां पे, वेरियस इनऑर्गेनिक आयंस भी थे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी थे। इसके अलावा कुछ एनर्जी के सोर्सेज भी प्रेजेंट रहे होंगे। इसके अलावा इन्फिनिट टाइम, बहुत टाइम लंबी ये प्रक्रिया चली है तब जाके कहीं अपनी अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। द एनर्जी needed for the chemical evolution on primitive earth mainly come from solar radiation। ठीक है। एंड कॉस्मिक रेज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वोल्केनिक इरप्शन, हीट एटसेट्रा। ठीक है। तो ये जो अपन को जो एनर्जी चाहिए थी, तो अपने पास उस टाइम में कौन कौन से एनर्जी के सोर्स थे? हो सकता है अपन को सोलर रेडिएशन के थ्रू एनर्जी मिल रही हो सकता है अपन को कॉस्मिक रेज के थ्रू एनर्जी मिल रही हो, या बिजली कड़कने से एनर्जी मिल रही हो, या फिर कोई भी वॉल्केनो जो ज्वालामुखी है उसका विस्फोट हुआ होगा, उसके थ्रू अपन को एनर्जी मिली होगी, या फिर प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में तो हीट भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। तो उसके थ्रू अपन को एनर्जी मिली होगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है। द लाइटेस्ट एटॉम ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा फॉर्म द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग था बिकॉज द हाइड्रोजन एटॉम कंबाइंड विद ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन एटॉम टू फॉर्म वाटर। ठीक है। जितने भी हाइड्रोजन एटॉम थे, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए और उन्होंने H2O के मोलिक्यूल बना लिए। H2O क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। एंड लिविंग नो फ्री ऑक्सीजन, तो इस टाइप से अपने पास कोई भी फ्री ऑक्सीजन बची नहीं। जितनी भी ऑक्सीजन थी सब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके वाटर मॉलिक्यूल बनाने लग गए वो। इवोल्यूशन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ कोएजरवेट्स टर्म एज अ केमिकल इवोल्यूशन in which complex organic compounds were formed which were essential for formation of cellular structure. An experiment to prove that organic compounds were the basis of life was performed by Miller। ठीक है। मिलर नाम का साइंटिस्ट था, इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है। Miller took a flask and fill it the methane, ammonia and hydrogen। इनका proportion कितना लिया? 2:1:2। मीथेन का अगर उसमें दूसरा हिस्सा है तो अमोनिया का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा हाइड्रोजन का है। ठीक है। इस प्रपोर्शन में इसने इन तीनों को लिया रेस्पेक्टिवली एट द 0 डिग्री सेल्सियस। दिस proportion of gases probably excited in the environment at the time of origin of life। अब मिलर ने क्या किया कि जो पहले प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन रही होगी
उसको रीजनरेट करने की कोशिश की। तो इसने एक है ना ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे गैसेस का रेशियो लिया है इसने, ठीक है। मेथेन ली, अमोनिया ली, इसके अलावा हाइड्रोजन ली, ठीक है। इनको 2:1:2 के प्रोपोर्शन में लिया। इसके अलावा यहाँ पे वाटर वेपर क्रिएट हो रही थी। जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में हीट थी उसको स्पार्क डिस्चार्ज के रूप में इसने लिया। इलेक्ट्रोड्स लगाए, उनसे इनको टच कराया तो यहाँ पे स्पार्क क्रिएट हुए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया इसने, यहाँ पे नीचे की तरफ वाटर को बॉईल किया, ठीक है। तो ये वाटर वेपर आगे जा जाके यहाँ पे H2O प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा ये जो गैसेस थी इनका कंपोजिशन अपन ने देख लिया, इनका प्रोपोर्शन अपन को क्या है याद रखना है, ठीक है। इनका प्रोपोर्शन याद रखने के लिए एक और चीज देखो, अगर ये मैं बात करूँ CH4NH3 और H2 4:3:2:1 ऐसे याद रख लेना, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को सीक्वेंस में, और फिर इनको याद रखना है 2:1:2, ठीक है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है यहाँ पे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाटर था वो यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ था, वाटर इन करना है तो इसके थ्रू अपन यहाँ पे वाटर इन कर देंगे। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे, और लिक्विड वाटर इन ट्रैप, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंसेस रहे होंगे, ठीक है। किस टाइप से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा। यहाँ तक तो जितनी भी थ्योरीज थी इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में, वो पढ़ी है अपन ने। अब अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही हुआ है, इसके क्या क्या एविडेंसेस है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एविडेंसेस विच सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लाइक पैलिएंटोलॉजिकल, जो कि अपने सिलेबस में भी मेंशन किए हुए हैं ये सारे, पैलिएंटोलॉजिकल, या फिर हो सकता है फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में अपन देख सकते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के सेंस में देख सकते हैं, और एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्म में देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ फोसिल्स इज नोन एज अ पैलिएंटोलॉजी, ठीक है। फोसिल्स की स्टडी करने को अपन पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। बिरबल साहनी इज द फेमस इंडियन पैलिएंटोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं टू ब्रांचेस ऑफ पैलिएंटोलॉजी। एक तो है पेलियो बोटनी, एक है पेलियो जूलॉजी। पेलियो बोटनी स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल, प्लांट के फोसिल्स को स्टडी करना है तो वो क्या है, पेलियो बोटनी। ऐसे ही करिए अपन को एनिमल्स के फोसिल्स को स्टडी करना है तो वो हो गई पेलियो जूलॉजी। अब ये फोसिल्स होते क्या है, इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन रॉक। कोई भी चट्टान है, इसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म का मान लो फुटप्रिंट या किसी भी टाइप का प्रिंट मिला है, ठीक है। इसी इम्प्रिंट को अपन बोल रहे हैं ये फोसिल है, ठीक। इम्प्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन रॉक इज कॉल्ड अ फोसिल, ठीक है। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में देखते हैं सबसे पहले अपन। चार्ल्स डार्विन वाज द फर्स्ट टू शो दैट fossils provide directed evidences for organic evolution because it deals with the actual organism which lived in the past. The different methods of fossilization are intent, preservation, बाद में petrification, बाद में mold and cast, बाद में impression हुआ होगा, मम्मीज की फॉर्म में अपन देख सकते हैं ट्रैक्स एंड ट्रेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एजेस ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय द dating the rock which is in which fossils occur. The method of determining the ages of rocks or in the form of in the rocks or the fossils are कार्बन डेटिंग मेथड। अगर ये अपन को इनकी रॉक्स की या फिर फोसिल्स की एज के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना है तो अपन कार्बन डेटिंग मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। बाय स्टडिंग फोसिल्स फॉलोइंग फैक्ट अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आर एविडेंट। Fossils found in older rocks are simple type and those found in newer rocks are complex type। मतलब मान लो कि ये रॉक स्ट्रेटा है अपना, ठीक है। अब जो नीचे तो ओल्डर रॉक्स पाई जा रही है, ओल्डर रॉक्स में क्या है, सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ऊपर की तरफ जो अपनी नई रॉक्स पाई जा रही है, ठीक है, वहां पे अपन को जो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म के देखने को मिले हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म के अपन को फोसिल्स देखने को मिले हैं। In the beginning, unicellular protozoan were formed from which multicellular animals evolved.
एकदम बिगिनिंग में यूनिसेलुलर प्रोटोजोवन था, इससे अपन को मल्टीसेलुलर एनिमल्स इवॉल्व होते दिखे हैं ओवर द टाइम। सम फोसिल्स रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू ग्रुप्स। कुछ कुछ फोसिल्स ऐसे भी अपन को देखने को मिले हैं, जैसे कि आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में अपन बात करेंगे, जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है। कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। Different animals and plants shows dissimilarities in the structures but the same character. उनकी स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट है बट करेक्टर सेम सेम है। ठीक है। दे शो सिमिलरिटीज। These similarities provide in one of the most concluding evidences of organic evolution. Similarity are two types. एक तो हो सकती है होमोलॉजी हो, एक हो सकती है एनालॉजी हो। होमोलॉजी को भी अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एनालॉजी वाली चीजों को भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। होमोलॉजी क्या होती है? द सिमिलैरिटी ऐसी है जो कि किस किस चीज के ऊपर बेस्ड है। होमोलॉजी वाली सिमिलैरिटी, कॉमन ओरिजिन हुआ होगा, सिमिलर बेसिक प्लेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड होमोलॉजी। इस इन दो लाइनों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कॉमन ओरिजिन हुआ होगा, सिमिलर बेसिक प्लान था ऑर्गेनाइजेशन का, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का भी सिमिलर बेसिक प्लान रहा होगा। इसको अपन बोलते हैं होमोलॉजी। सिमिलरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन इज नॉट नेसेसरी। The organs which have common origin, embryonic development, and the same basic structures but perform different functions are called homologous organ. होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है, एक बार दोबारा अच्छे से देख लो। ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन कॉमन रहा होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स। बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनका किस टाइप से रहा होगा, और सेम उनका बेसिक स्ट्रक्चर रहा होगा। ठीक है। और वो, लेकिन वो फंक्शन प्ले करते टाइम अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इनको अपन बोल रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन, जिनको मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको आगे अलग बताऊंगी। ठीक है। एग्जांपल क्या क्या होमोलोगस ऑर्गन के? फोर लिम्स ऑफ मेमल, अलग अलग मेमल के फोर लिम्ब को देख लो आप। सिमिलर बोन प्रेजेंट होती है इनमें, लाइक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है। फेलेंजिस जो अंगुला अस्थियां होती है अंगुलियों के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। तो इधर ये डायग्राम में देखो, अपन ने मेन लिया है, चित्ता लिया है, वेल लिया है, बेट लिया है। ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन तो ये जो इनकी इंटरनल फॉर्मेशन है, सब में बोन तो सेम टाइप के। देखो ये ह्यूमियस ह्यूमस है, ये रेडियस अल्ना है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये कार्पल, मेटाकार्पल है, और यहाँ पे अंगुलियों वाली जगह ये फेलेंजेस है। ठीक है। सब में स्ट्रक्चर तो सेम यही देखने को मिल रहा है, लेकिन हाथ ह्यूमन है, इसमें हाथों का क्या काम है? किसी चीज को होल्ड करने के लिए। चीता है, यहाँ पे इसके हाथों का क्या काम है? स्पीड में रन करने के लिए, तेज भागने के लिए। वेल है, इसमें तो हाथ पाँव जैसी चीज ही नहीं है, फिन्स है तैरने के लिए। बेट है, इसके पंखों में भी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, लेकिन ये उड़ने का काम कर रहे हैं। काम इन सब के अलग अलग हो गए ना। इसके अलावा लेग्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इन बोथ cockroaches, honeybees, segmented leg are present and segments are some like coxa। और इसके अलावा ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड 1 to 5 जॉइंटेड टार्सस। टार्सस, मेटाटार्सस, टीबिया, ऐसी चीजें, कोक्सा, ऐसी चीजें यहाँ पे भी अपन को देखने को मिलती है। ठीक है। कॉकरोच और हनी बी के केस में। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स में भी अपन को होमोलॉजी देखने को मिलती है। ईच ऑफ दीज इंसेक्ट द माउथ पार्ट कंप्रोमाइज, लेब्रम होता है, मैंडिबल होता है, और मैक्सिला होता है। होमोलॉजी इज ऑल्सो सीन इन skeleton, heart, blood vessels, excretory system of different vertebrates। इसके अलावा थोर्न ऑफ बोगेनविलिया, थोर्न मतलब कांटे, बोगेनविलिया के। टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा फैमिली। टेंड्रिल ये जो दिख रही है ना आपको आगे मुड़ी हुई संरचना है, ये कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स है। ठीक है। इनमें भी होमोलॉजी देखने को मिलती है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है। विंग्स ऑफ स्पैरो एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश। हिंड लिम्ब ऑफ मैमल्स, पोटैटो और जिंजर और रेडिश और कैरेट में भी अपन को होमोलॉजी देखने को मिलती है। इसके अलावा एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में अपन बात करते हैं। मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एंसेस्टर मार्सुपियल थे कोई भी, इनसे कौन कौन सी चीजें इवॉल्व हुई है? नेटिव केट, कैंगारू, इसके अलावा टेस्मेनियन वोल्फ, इसके अलावा मोल, वॉम्बेट, माउस, एंटलर,
सॉरी एंट ईटर, इसके अलावा फ्लाइंग जो अपनी फेलेंजर थी, इसके अलावा कोला, ये सारी चीजें एंसेस्टर मार्सोपियल से डेवलप हुई है। होमोलॉजी फाउंड इन द डिफरेंट एनिमल्स इंडिकेट दियर इवोल्यूशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, होमोलॉजी अलग अलग एनिमल में पाई जा रही है, वो ये शो कर रही है कि ओवर द टाइम वो कॉमन एंसेस्टर से कहीं ना कहीं इवोल्व हुए होंगे। द प्रोसेस इन द विच द स्पीशीज ऑफ हैव diverged after origin from the common ancestor, giving rise to new species adapted to new habitat ways of life is called adaptive radiation. adaptive radiation अडप्ट कर रहा है, रेडिएशन मतलब विकिरण अलग 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 डायरेक्शन में जाके जिस डायरेक्शन में गए उस वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने अडप्ट कर लिया अपने आप को। ठीक है, जैसे कंगारू है तो कंगारू क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। वोल्फ है, रन करता है, नॉर्मली वॉकिंग करता है। इसके अलावा मैं फ्लाइंग फेलिंजेट की बात करूं, नाम से पता लग रहा है फ्लाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलॉजी शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्स तो हो रही है ये। अब देखो ये होमोलॉजी को एच से डिनोट कर रहे हैं, एच की सारी आर्म्स देखो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो ये होमोलॉजी क्या शो कर रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ये चीज अपन को ध्यान में रख। Example, adaptive radiation gave rise to a variety of marsupials in Australia. ऑस्ट्रेलिया में अपन ने मार्सोपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स को अपन ने देखा। इनसे अलग अलग ओवर द टाइम अलग अलग टाइप के जानवर इवोल्व हुए, जिस डायरेक्शन में गए जिस डायरेक्शन में उनका इवोल्यूशन हुआ उधर इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, होमोलॉजी के बारे में अपन बात कर लिए। अब अपन बात करते हैं एनालॉजी के बारे में। It is similar in organs based on similar function. Organs which have different origin and dissimilar fundamental structures but have similar functions. फंक्शन इनके सिमिलर होंगे लेकिन ओरिजिन हो सकता है कि इनका अलग अलग हुआ होगा, इनको अपन बोल रहे हैं एनालोगस ऑर्गन। जैसे कि मैं बात करूं इंसेक्ट, इंसेक्ट कहाँ पे आ इंसेक्ट, इसके अलावा बर्ड्स कहीं पे आ रहे हैं, एव्स में आते हैं, बैट अपने मेमल्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टेरोडेक्टाइल है। ठीक है, इन सब के विंग्स का क्या काम है, विंग्स है तो काम है उड़ने का, लेकिन इनका ओरिजिन तो सिमिलर जगह से नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है एनालोगस ऑर्गन्स के, विंग्स ऑफ बेट, बर्ड्स आर एनालोगस ऑफ wings of insect, pelvic fins of fish, flipper or seal, sting of bees or scorpion, hands of man and trunk of elephants, potatoes and sweet potatoes, eye of octopus and eyes of mammals। octopus की आंखें भी देखने का काम कर रही है लेकिन आइज की, मेमल्स की आइज भी देखने का काम कर रही है, लेकिन इनका ओरिजिन तो सेम जगह से नहीं हुआ है। एनालोगस ऑर्गन डू नॉट शो कॉमन एंसेस्ट्री, इनमें कॉमन एंसेस्ट्री नहीं देखने को मिलती। ठीक है, बट दिस शो एवोल्यूशन, लेकिन ये तो शो कर रहे हैं ओवर द टाइम इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक दो शब्द मेंशन किए हुए थे, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, वेस्ट है, किसी भी काम के नहीं है, पुराने जमाने में पाए जा रहे थे, अभी इनको ओवर द इवोल्यूशन खत्म हो जाना था लेकिन ये नहीं हो पाए, लेकिन काम के अपने अंदर किसी किसी के नहीं है। ठीक है, the organs which are present in reduced form and do not perform any function in the body but correspond to the fully developed functional organ related animals are called vestigial organs। these are remnants of organs जितने भी थे उनके अवशेष बचे हुए which were complete and functional in their ancestor। ह्यूमन बॉडी पोजेसेस अबाउट 180 वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपनी ह्यूमन की बॉडी में ऑलमोस्ट 180 वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, मसल्स ऑफ पिन्ना है, ऑरिकुलर मसल्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, आपने किसी ने सुना होगा, किसी में अगर ये अपेंडिक्स थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाए तो वो यहाँ पे दर्द पैदा करना चालू कर देती है, और उस दर्द को हटाने के लिए अपेंडिक्स को काट के वापस छोटा कर देते हैं। कोकिक्स होती है, कैनाइन टीथ होते हैं, थर्ड मोलर होते हैं, जिनको कि अपन विजडम टीथ भी बोलते हैं। इसके अलावा सेगमेंटल मसल्स पाई जाती है अपने एब्डोमेन में। इसके अलावा सिकम, बॉडी हेयर, निपल इन मेल और ईयर पिनास। ठीक है, इनको लर्न करने के लिए आप क्या करोगे, एक ह्यूमन का डायग्राम बना लो। ठीक है,
अब मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, आँखों में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो आपको कॉर्नर की तरफ पिंक कलर की दिख रही होगी अपनी आईज़ में, ये अपने अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, ये आँख बना लो, सॉरी कान बना लो, और ये ईयर पिन्ना की मसल्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये पेट हो गया अपना, यहाँ पे थोड़ी सी निकली हुई अपेंडिक्स है, ठीक है। इसके अलावा कोकिक्स कान में पाई जा रही है। इसके अलावा कैनाइन टीथ अपने मुंह है, इसमें कैनाइन टीथ पाए जा रहे हैं। थर्ड मोलर, अगेन मुंह में ही थर्ड मोलर पाया जा रहा है, विजडम टीथ। सेगमेंटेड मसल्स ऑफ अब्डोमेन, अब्डोमेन की मसल्स। इसके अलावा यहाँ पे सिक्कम पाया जा रहा है, जो कि अपने इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके अलावा इसकी बॉडी पे हेयर्स पाए जा रहे हैं, वो भी। इसके अलावा यहाँ पे मेल करके लिख लेना, निपल्स मेल में। इसके अलावा ईयर पिन्नास अपन ने करी हुई। तो वेस्टिजियल ऑर्गन को ह्यूमन के केस में याद रखने के लिए आप ऐसे ह्यूमन का डायग्राम बनाओ, और इस डायग्राम के आगे चाहो तो आप इनके नाम भी लिख सकते हो कि कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है, या फिर आप मेमोराइज करने के लिए पहले ऐसा डायग्राम बना के छोड़ दो, जब आप लर्न करके दोबारा रिवीजन फेज में आओगे तो आपको ये वेस्टिजियल ऑर्गन वाली थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको ये देखना अच्छा कान के आसपास दो चीजें थी, आंख में एक थी, मुंह में एक दो चीजें थी, अपने पेट में तीन चार चीजें थी। इसके अलावा अगर बॉडी पे, पूरी बॉडी पे हेयर्स पाए जा रहे थे। इसके अलावा मेन की बात करें तो निपल्स थे उनमें, ठीक है। ये अपनी बात होगी वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके बाद में अपन बात करते हैं एटाविज्म या रिवर्जन के बारे में। Something in some individuals, some characters suddenly appear which were supposed to be present in third ancestor but were lost during the course of development. डेवलपमेंट के प्रोसेस के कारण अपने अंदर कोई चीज लॉस हो गई, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पैदा हुआ और उसके अंदर ये वाला एंसेस्टर करेक्टर अपीयर कर गया हो। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज एटाविज्म और रिवर्जन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? ह्यूमन बेबी, मान लो कोई पैदा हुआ है और उसके अंदर टेल आ गई हो, सर्विकल फिस्टुला। इन सम ह्यूमन बेबीज एन अपर्चर इज प्रेजेंट ऑन द नेक बिहाइंड द ईयर इज कॉल्ड एज सर्विकल फिस्टुला। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स विच आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट एंसेस्टर। अब एक्वेटिक जो वर्टिब्रेट एंसेस्टर थे, उनमें तो पाई जा रही थी फेरेंजियल गिल स्लिट्स, लेकिन कोई ह्यूमन बेबी पैदा हुआ और उसके कान के पीछे कोई स्ट्रक्चर ऐसी प्रेजेंट हो गई जिसको कि सर्विकल फिस्टुला बोलते हैं, तो ये अपीयरेंस शो कर रही है कि अपन अपन अपने एंसेस्टर को एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स रहे होंगे। इसके अलावा लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन टीथ पाए जा रहे हों किसी के अंदर, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि अपने एंसेस्टर कार्निवोर रहे होंगे, ठीक है। लार्ज एंड थिक बॉडी हेयर रिफ्लेक्ट आवर रिलेशनशिप विद एप्स। आप किसी के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर ये लार्ज और थिक हेयर्स बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने एंसेस्टर एप्स रहे होंगे। एक्स्ट्रा निपल्स मोर देन टू, ठीक है। तो ये भी अपने जो एंसेस्टर्स है उनको, एंसेस्टर जो वर्टिब्रेट्स है उनको शो कर रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के कौन कौन से एविडेंसेस रहे। Evidences from embryology are based on comparative study of the embryos of various animals according to Beer law. Beer law आया, इसने क्या, बियर सॉरी बियर लॉ क्या बात कर रहा है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये बियर लॉ है। An organism shows ancestral stages in embryonic development. In embryo stages, general characters appears first, then specialized characters. मान लो कि किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो पहले जनरल कैरेक्टर्स है जो कि सब में ही पाए जा रहे हैं, वो पहले अपीयर होंगे। फिर मान लो कि जैसे ह्यूमन एम्ब्रियो का निर्माण, जो बाद में जो स्पेसिफिकली ह्यूमन में ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, वो बाद में बनने चालू होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक थ्योरी आती है रिकैपिचुलेशन की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिकैपिचुलेशन की थ्योरी, हिकल नाम का साइंटिस्ट था, इसने एक्सप्लेन करा था। अकॉर्डिंग टू इट, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट करती है फाइलोजेनी। इट मीन्स एन any organism shows its ancestral adult stages during the embryonic development। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बात बताई होगी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपना जैसे मान लो हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले वो फिश का हार्ट बना होगा, फिर ओवर द टाइम इवोल्व होते 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 ह्यूमन हार्ट बना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं
Sorry, I have an error in my pen. Yeah. Ernest Haeckel explain it in detail and give its name biogenetic law. अर्नेस्ट हिकल ने इसी रिकेपिचुलेशन थ्योरी को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया और इसको बायोजेनेटिक लॉ दे दिया। ठीक है, तो बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया? अर्नेस्ट हिकल ने दिया। रिकेपिचुलेशन थ्योरी क्या बोल रही है? ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। Zygotes from which the development of all metazoan bodies start a single celled and are quite compatible with the bodies of simple protozoa. This indicate the origin of metazoa from the protozoan ancestor. कोई भी मेटाजोवन है उनका डेवलपमेंट प्रोटोजोआ से हुआ होगा. The differentiation of class character appear in the later stage. Moreover, the embryo of phylogenetically higher vertebrate pass through the adult stage of lower vertebrate before attaining the characteristics of own class. ये बात भी मैंने आपको भी वहाँ पे ऊपर बताई थी. This This proves that all vertebrates have evolved from common fish-like ancestor. Also, that both birds and mammals have evolved from reptiles. When the herd first developed in the embryo, amphibian, reptile, bird और mammal. इसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखने के बाद में मैं कुछ बात करती हूँ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं.